इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते समय 3 फॉर्मेशन में काम करने की ज़रूरत रहती है। ठीक, अभी हम जो बताएंगे उसमें पहला है, एक तो हमें गवर्नमेंट इसमें मिलता है, इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं और एजेंसियां मिलती हैं। ठीक है ना। एजेंसियों का मतलब जैसे यूपीएससी है, पीएससी है, फाइनेंस कमीशन है, पिछड़ा आयोग मिलेगा, एससी एसटी कमीशन मिलेगा। ये सभी एजेंसियां हैं कमीशन के रूप में, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए दिए गए कार्यों को समय समय पर करती हैं। एक तो ये है। दूसरा, आपको ये तो एजेंसियों की बात हो गई, एक आपको मिलता है सरकार मिलती है ना। सरकार को देखेंगे तो सरकार गुत्थी रहती है। जैसे सरकार पार्लियामेंट से भी संलग्न रहती है, सरकार राष्ट्रपति से भी संलग्न रहती है। तो आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भी मिलेगा, उपराष्ट्रपति मिलेगा, पार्लियामेंट मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगी। ठीक। और अगर इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसी इंस्टीट्यूशन में एग्जीक्यूशन होते हैं। जैसे जुडिशरी है तो उसके अंदर न्याय का एग्जीक्यूशन होगा, पार्लियामेंट होगा तो लॉ का एग्जीक्यूशन होगा, मतलब लॉ बनाया जाएगा, और एग्जीक्यूटिव भी हैं तो वो एग्जीक्यूट करेंगे चीज़ों को। ऐसे ही 3 सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक पंचायत, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के 2 डायमेंशन हैं, एक शहरी है, एक ग्रामीण है। एक को आप म्यूनसिपैलिटी से जोड़ते हैं, एक को पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ते हैं, ये उसकी कनेक्टिविटी बनती है। ठीक है। तो आप संविधान में क्रमिकता तो ठीक है, लेकिन संविधान एक ऐसा विषय है कि कुछ मुद्दों को छोड़ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन तब समझ में आएगा जब सेंट्रल स्टेट को पहले समझे होंगे। लेकिन अगर जुडिशरी को आप सीधा पढ़ना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सीधे जुडिशरी पढ़ना चाहें तो आपको समझ में, जैसे पंचायत सीधा पढ़ना चाहें तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यूपीएससी आप सीधा पढ़ना चाहें आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंस कमीशन आप सीधा पढ़ना चाहें समझ में आ जाएगा। जैसे आप फंडामेंटल राइट्स सीधा पढ़ना चाहें समझ में आ जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सीधा पढ़ना, यानी कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो क्रोनोलॉजी के साथ चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जहां से पढ़ना चाहें आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो जब आप शुरू से संविधान में चलते हैं तो आपको एक क्रम मिलता है, और आते आते बीच में रास्ते में सेंट्रल गवर्नमेंट मिलती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट मिलेगी, फिर पंचायत मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चित्र है ना, एक राष्ट्रपति से अगर शुरू करें तो आर्टिकल 52 से, यानी संघ का संविधान मिलेगा आपको आर्टिकल 52 151 तक, 100 आर्टिकल में। उसके बाद स्टेट का मिलता है, और उसके बाद एक रास्ते में मिलेगा आर्टिकल 243, जिसमें पंचायत के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हम वही पंचायत पहले बताएंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था। मैं कुछ बताया भी था क्या उस दौरान? हल्का फुल्का चर्चा किया था क्या? थोड़ा मोड़ा। हम लोग जो सेल्फ गवर्नमेंट की जब बात करते हैं, ठीक है बच्चा, तो इन लोगों को थोड़ा साथ में लेना पड़ेगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लिखो, एक हेडिंग बनाओ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना। सुनो, ये तुम लोग तो कम से कम इधर वाले ज़्यादा सुनो। इसमें कोई ऐसी टर्म्स नहीं है जो आप न सुने हो, न समझ में आए। अभी जितना समझाएंगे उतना यहाँ समझ जाना चाहिए। कोई इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, कोई ऐसा कंसेप्ट भी बहुत बड़ा नहीं है। इसके अंदर के जो भाव हैं, यानी कि जो इसकी
बनावट में है उसको आप थोड़ा दिमाग लगा के समझ लो, एक बार समझ तो लो, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम जो बात बताने जा रहे थे, जब देश आज़ाद नहीं था तो 1922 में जाएंगे, है ना, तो उस समय ग्राम स्वराज की अवधारणा आई थी। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की अवधारणा दी, कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज में शब्द स्वराज, गांव का ही स्वयं का राज हो, गांव में किसी तरह का हस्तक्षेप न हो, लोग अपने प्रति स्वयं सत्ताधारी रहें या स्वयं जिम्मेदार हैं अपने कार्यों के लिए, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए। अब चूंकि कल्पना तो ठीक है, लेकिन मूर्त रूप तो तब मिलेगा जब आप उसके लिए आप स्वयं सत्ताधारी हो। वो तो अंग्रेजों का शासन है, आप सोच सकते हैं वो न चाहें। तो जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया 26 जनवरी 1950 में, आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 40 लिखा है। नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 40 है। 40 में कहा गया है कि राज्य जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करेंगे। नीति निर्देशक तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वह संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। एक प्रकार से ये राज्यों की ड्यूटी है। आजकल जो यूसीसी चल रहा है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा जो चल रही है, वह भी नीति निर्देशक तत्व का विषय है, आर्टिकल 44। हम बात कर रहे थे इसमें कि जब संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार से गांधी के उसी दर्शन का, उसी फिलॉसफी को यहाँ पर लाने का प्रयास था कि भाई गांव में पंचायत होगी तो गांव के लोग अपना काम स्वयं करेंगे, अपने विकास का बंदोबस्त करेंगे, और भारत गांव का देश है, उसका विकास उसकी ओरिजिनलिटी के साथ होना चाहिए, उसकी वास्तविकता के साथ होना चाहिए। हम अपनी वास्तविकताओं के साथ जब अपने विकास को प्राप्त करते हैं तो हमें एक प्रकार से समझिए जीते जी जो है जिंदगी भी जीते और मुक्त जीवन जीते। दबाव के जीवन से, असमंजस के जीवन से, दुविधा के जीवन से, और यहाँ तक कि कई तरीके के अड़चनों से भरी जो जीवन है उनका परित्याग करके सुजीवन की ओर होते हैं। तो जो गवर्नेंस हम बोल रहे थे, गुड गवर्नेंस, यह भी उसी गुड गवर्नेंस का एक पर्याय है। वही गुड गवर्नेंस यहाँ भी है। आप प्रेशर में हैं, टेंशन में हैं, ऐसा गवर्नेंस गुड गवर्नेंस नहीं है जो इजी गोइंग रखे। तो सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ डिसीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्किंग बिहेवियर, बिना रोक टोक के आप अपने हिसाब से जो विकास कर लेते हैं, उससे बढ़िया असीम शांति कहाँ मिलेगी। तो वह कहाँ पे छुपी है? पंचायती राज व्यवस्था में। तो पंचायती राज व्यवस्था एक ग्रामीण भारत का एक उस सत्ता का सबसे बड़ा ताकत है। हम अपने किचन में खाना बनाएं, अपने बिस्तर पर सोएं और अपने बाग खेत खलिहान में काम करें, ये हमारी गांव की एक परंपरा रही है ना। इसीलिए देखे होंगे जो किसान थे, किसानों का भारत है, अभी भी है, उस ज़माने में तो और भी था। तो उनके लंबे लंबे जो जैसा था, बड़े जोत वाले खेत होते थे, खेती बाड़ी करते थे, धान की रोपाई करनी है, गेहूं की बुआई करनी है ना, क्या बेचना है, क्या करना है, वो सब डिसाइड अपना करते थे। और देखेंगे तो एक लंबी आयु जीते थे, अच्छे खासे वातावरण में रहते थे, है ना। और माना धन संपदा से बहुत भरे नहीं थे, मान लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन धन संपदा से भरा होना यह किस तरह की योग्यता है जीवन की? वह सुविधाओं के लिए है ना,
भाई कार आपकी सुविधाओं के लिए है, तो यही कार वहाँ पे नहीं थी, लेकिन मुक्त जीवन, स्वयं का अपना कार्य क्रियाकलाप, अपनी भूमिका में तो वो अग्रसर ही थे। ग्राम स्वराज यही गांधी की परिकल्पना थी ना। भाई पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिक्रमण है, हम बिना उनके कोई काम नहीं कर पाते हैं। आज आप जाके देखिए, हर जगह जाइए, अभी आप सड़क पे जाइए, रेड लाइट होगा, आपको रुकना है। आपने डीएल नहीं रखा, आपको गाड़ी पकड़ लेगा। आप गांव में चले जाइए ना, ये क्या है? ये स्वराज है? ये तो सरकार है। मोटर व्हीकल जो व्हीकल एक्ट है 1919 का, जो 2019 का जो संशोधन हो, उसको जाके देखो, अभी हेलमेट पहन के न जाओ, 1000 रुपये पेनल्टी ठोक देगा। तो आप तो गवर्नेंस के अधीन, प्रशासन के अधीन अपना जीवन जीते हैं ना यहाँ तो। क्या वही मुक्त जीवन कहाँ जीते हैं आप? हर तरह, हर जगह हस्तक्षेप है आपके जीवन में। गांधी जी ने जो ग्राम स्वराज का सपना देखा, उसमें ऐसी ही बेकार की सत्ताओं से मुक्त व्यवस्था की कल्पना की ना। भाई अंग्रेजों की सत्ता अच्छी थी तो गांधी जी विरोध क्यों किए? हमें नहीं चाहिए ऐसी सत्ता, हमें स्वयं की सत्ता चाहिए। और स्वयं की सत्ता को हमने जी का जंजाल बना लिया, क्योंकि हमने अपने जीवन के जो उठान थे, जो जीवन की गुंजाइशें थीं, उससे कहीं ज़्यादा हम महत्वाकांक्षी हो गए। ठीक है ना। तो एक प्रकार से हमारे इर्द गिर्द प्रशासन और सत्ता का एक चौकीदारी है। डीएल लेके नहीं चल रहे हो, पकड़े जाओगे। हेलमेट पहन के नहीं चल रहे, पकड़े जाओगे। रेड लाइट को क्रॉस करोगे, पकड़े जाओगे। गलत तरीके से पार्किंग करोगे, गाड़ी उठा ली जाएगी। आप सत्ता की चौकसी के, यानी प्रशासन शासन की चौकसी के भीतर ही जिंदगी जी रहे हैं। आपका स्वराज कहाँ है? आपने अपने स्वराज को अपने लोभ, अपने मोह, अपनी महत्वाकांक्षा के आगे खो दिया। जैसे मौज मस्ती के चलते आपने पढ़ाई खो दिया, कैरियर खतरे में डाल दिया। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, जैसे हम कह रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वयं की सत्ता, स्वशासन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जब 1952 में आया, व्हाट डू मीन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण विकास की एक अवधारणा थी रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये फेलियर हो गया, ये काम नहीं किया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, इसका डिटेल नहीं बताऊंगा। ये फेल कर गया। अरे फेल क्यों नहीं कर जाएगा? तुमने कार खरीद लिया, बाहर सड़क ही नहीं है, खेत में तुम कार चलाओगे क्या? ऊपर से बारिश हो गया, धान की रुपाई होगी, उसमें कार चलाओगे तुम? ये कार कैसे बढ़ी? कारें इतना कैसे हो गई? अरे सड़क वड़क है तभी तो आप खरीद के चलाते हैं। गांव में कार खरीदने का कई जमींदार थे, कार तो खरीद ही सकते थे, खरीदे भी होंगे, लेकिन चलाएंगे कहाँ? इसीलिए घोड़े से चलते थे। हाँ, वो घोड़े से चलते थे। और आज के आदमी गधा हो गया है, आदमी ही गधा हो गया। पहले घुड़सवारी होती थी, आज आदमी ही गधा हो गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्ट्रक्चरल फेलियर हो गया। जो काम आपको करना चाहिए, जैसे मैंने आपको 200 रुपये दिया, जाओ सब्जी लाओ, लेकिन सब्जी का मार्केट ही कहीं नहीं बना है। जंगल में भटक रहे हो तुम टमाटर खरीदने के लिए, 150 रुपया है तुम्हारे पास। आजकल सुना है 150 रुपये किलो हो गया टमाटर। हाँ, 150 रुपये किलो। हाँ हाँ, नहीं, मैं फेसबुक में देखा, लोग लिख रहे थे कि टमाटर 150 रुपये किलो हो गया। ठीक है। कम कैसे होगा? हाँ, कम कैसे होगा? कम कैसे होगा? सरकार ने तो निकाला ना कि अगर आपको इसका आइडिया है तो बोल सकते हो आप, पैसे कम कैसे होंगे।
सरकार को 9 साल के बाद समझ में आया कि लोगों से आइडिया लेना चाहिए कैसे कम हो सकता। अब तक तो वही चला रहे सरकार, तो 10वें साल में भी ठीक ही कर लो यार। सरकार हाँ पहले तो ये पता करना चाहिए बढ़ा भाई खराब हो गए तो नहीं, डिमांड देखो, डिमांड और सप्लाई का कॉम्बिनेशन अगर अप डाउन करेगा तो चीज़ों को वैल्यू कम ज़्यादा होती है। ये वही टमाटर है जो कर्नाटक तमिलनाडु की सड़कों पे फेंका जाता था। हाँ, आप कीमत नहीं देंगे तो टमाटर कोई खेत से ही नहीं निकाले के फेंक फांक देगा। और टमाटर अगर सड़ गया, उत्पादन नहीं हुआ, कोई कारण हो गया और डिमांड उसकी बरकरार है, तो अगर हमारे पास रिसोर्स कम और डिमांड उसका ज़्यादा है तो कीमत तो बढ़ी जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, मैं दिन भर अगर कोई काम कर रहा हूँ लेकिन जितना काम की दिहाड़ी बनती है उसकी वैल्यू ही नहीं आएगी तो हम वो काम क्यों करेंगे? तो काम तो पड़ा रहेगा ना। किसान टमाटर को सहला सहला करके डब्बे में बोरे में क्यों भरता रहेगा यार, जब उसको रुपया नहीं मिलना? तो पहली गलती तो वो कहेगा कि हमारी किस्मत खराब थी जो हमने टमाटर पैदा किया। हाँ, तो आप ये तो इसीलिए गवर्नेंस को ये समझने की जरूरत है ना कि आप किस चीज को कैसे बैलेंस करेंगे। मैं आपसे पूछा कि बताइए ग्राम स्वराज क्या है। अभी आप जुमा 2 दिन से क्लास नहीं लिए, अब आप ही ग्राम स्वराज पे लगे व्याख्या देने। तो इतने बड़े थिंक टैंक आप कह सकते हैं हम होते तो सर आपकी जरूरत हमको क्या थी? टमाटर का रेट जनता कंट्रोल करेगी क्या? जनता तो ऐसे छू करके देख रही होगी सिर्फ दुकान पे, भैया टमाटर का भाव है, बोला होगा 150 रुपया किलो। उसने जल्दी से हाथ हटा लिया होगा, 440 वोल्ट का करंट लगा होगा उसको। सरकारें अगर सरकार की तरह सिर्फ काम करें तो हमेशा जनता की भलाई होगी। सरकारें जब व्यवसाय की तरह काम करने लगती हैं तो कुछ लोग मुनाफेदार हो जाते हैं। गांधी ने ग्राम स्वराज की जो अवधारणा दी थी, ध्यान रखना, गांधी ने ग्राम स्वराज की जो अवधारणा दी, भारत उस समय 85% ग्रामीण था, शायद इससे भी ज्यादा। ये 1922 की बात बता रहे हैं। आजाद भारत होते होते उसका जब चित्र इतना विहंगम था ग्रामीण भारत का, तो उस जमाने में जरा सोचिए क्या था। और गांधी जी की दूरदर्शिता में कोई मतलब क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि ग्राम स्वराज की अवधारणा दिया क्यों उन्होंने। और संविधानविद गांधी जी के इन बातों से बहुत प्रेरित थे और उसी का परिणाम है कि आर्टिकल 40 में पंचायती राज व्यवस्था लाई गई कि राज्य इसका गठन करेंगे। और उसी का नतीजा है कि नेहरू 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाए। ग्रामीण विकास की एक कंसेप्ट है ये बात और है कि हम स्ट्रक्चरल उतने मजबूत नहीं थे। आफ्टर ऑल हम फेल हो गए। हालांकि इसके लिए नेशनल ब्रॉडकास्ट सर्विसेज भी लाई गई 1953 में, फेल हो गए हम। और इस फेलियर का पता किया बलवंत राय मेहता कमेटी ने और उसकी रिपोर्ट आई। सब नेहरू के कालखंड की बात बता रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, एक संस्था बनाओ, स्वयं गांव में एक सरकार हो। 3 प्रकार की सरकारें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। बोला लोकल गवर्नमेंट बना देते हैं। नेहरू जी ने फिर एक नया प्रयास किया। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से, जहां पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई। हालांकि उसके जस्ट बाद आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हुआ, लेकिन पहला स्टेट है राजस्थान। लेकिन अब आप जरा कल्पना करिए कि पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित जब किया उन्होंने तो कितने भरोसे से किया होगा। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था अगर रिसोर्स से कितनी भरी होगी। भाई आप ही लोग हैं, आप लोगों पर अगर हम ये भरोसा करें कि आप घर का या जो ज़रूरी काम है सबके प्रति आप लाइबल हैं, कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल तो आप मजबूत ही नहीं है ना, फाइनेंशियल तो आप मजबूत ही नहीं है ना। तो पंचायती राज व्यवस्था तो तब ताकतवर बनेगी जब उसको फाइनेंशियली आप सपोर्ट करेंगे ना। तो स्टेट ने तो फाइनेंशियली सपोर्ट ही नहीं किया। हाँ,
बच्चा पढ़ने में तेज रहे लेकिन किताब के लिए आपने पैसा नहीं दिया, फीस नहीं दिया, उसके ज़रूरी रिसोर्सेज के लिए आपने कुछ खरीदारी नहीं की, उसकी चुनाव समय पे नहीं कराया, सब ऐसे चलता रहा गड्ढमड्ढ। लेकिन 1992 में, समझ गया ना, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां 74वां संविधान संशोधन 73-74 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। 73 किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के लिए और 74 किया गया था म्यूनिसिपैलिटी के लिए। ये नगर निगम जो देखते हैं उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। तो पंचायती राज व्यवस्था को जब 1992 में एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया गया, तब हर साल, हर 5 साल में चुनाव और इसके पूरे नियम कायदे संविधान में लिखे हैं, जो आर्टिकल 243 के सहारे चलता है। आर्टिकल 243 इसका एक फंक्शनल अप्रोच वहां से देख सकते हैं। और 243 में कई सब क्लॉज हैं इसमें, जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। और 1992 से अभी तक देखें तो 31 साल की इसकी यात्रा हो चुकी है। और गांव में कई चीज़ें ऐसी आप देखें, और चूँकि आप उतना सीरियसली समझते नहीं इसलिए उसका पूरा मापदंड नहीं आएगा, लेकिन गांव में जाके देखेंगे तो जो ग्रामीण विकास है या जो गांव की सेल्फ एक प्रकार से एनवायरनमेंट जो डेवलप किया गया है, वो कहीं ना कहीं पंचायती राज व्यवस्था उसके लिए जिम्मेदार है। आज आप बहुत देखिए गांव में छोटी छोटी बहुत चीज़ें, आंगनबाड़ी का काम देखिए, पंचायतों का काम देखिए। अब चूँकि भारत इतना विशाल देश है कि 2-4 शिकायतें तो हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर ये संस्थाएं ना होती, है ना, तो ग्रामीण विकास और हाशिए पे होता। अब स्टेट भी भरोसा करते हैं, ऐसा नहीं है, अब राज्य भी भरोसा करते हैं। जैसे मैं आप पे भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन 2 साल 4 साल के बाद भरोसा करने लगा। जब भरोसा करूँगा तो मैं आप 100 रुपया को मैं आपको दूंगा, तो जब 100 रुपया दूंगा तो आपकी ज़रूरतें भी पूरी होगी। हम भरोसा ही नहीं करते, करें रहने दो, हम देख लेंगे। तो स्टेट जो है पहले यही गलती की है। आज भी वैसे बहुत सारे स्टेट पंचायतों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन अब उनकी बाध्यता भी है कि इसके बगैर वो काम भी नहीं कर सकते। समझ गए ना। तो पंचायती राज व्यवस्था एक प्रकार से इसकी एक अवधारणा लेके आता है। इसमें आज लिखिए भारत में स्थानीय स्वशासन, हेडिंग लिखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन संविधान में लिखो स्थानीय स्वशासन, लिखो संविधान में स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले लिखो पंचायत, लिखो पंचायत। पंचायत का अंग्रेजी मत खोजना, पंचायत पंचायत ही होती है। हाँ, लिखो पार्ट 9 आर्टिकल 243A 243A टू 243O ABCD एनीबडी कैन डांस EU ऐसे करते करते O तक। ठीक है, हंसने के लिए परेशान है, हमने कहा जरा इसको हल्का कर देते हैं, है ना। हंसने के लिए परेशान है ये, बिना हंसे तो इसके पेट का पानी न पचे, है ना। आगे है, इसी में ब्रैकेट में लिखो 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि 73वें संविधान संशोधन से आया, इतने आर्टिकल हैं, ये पार्ट 9 में है। ओके, हाँ, ये संविधान में ये इतनी बातें लिखी। आगे लिखो म्युनिसिपैलिटीज, दूसरा लिखो म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज में लिखो बेटा पार्ट 9A। ठीक है, पार्ट 9A आर्टिकल लिखो
243 से ZG टू ZG 243 ZG, इसको यार थोड़ा इंग्लिश में क्रॉस कर लेना। इंग्लिश की किताब में, इंग्लिश वाले अपने ढंग से इसको करेक्ट कर लेना। किताब में लिखा होगा, जो हमने पांडे वाली किताब बताई उसमें चले जाना, इसको करेक्ट कर लेना, है ना। एक बार टैली कर लेना। वैसे मैं देखा नहीं फिलहाल में, मैं खुद देख लूँगा, क्योंकि यह जो है ना ZG समझते कैसे हुआ, कैसे ZG अगर मैं बोल रहा हूँ तो कैसे हुआ होगा, ठीक है ना। लिखो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ब्रैकेट में, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, क्लियर हो गए। आगे लिखो 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल लिखो, ब्रैकेट में लिखो 29 सब्जेक्ट्स। को समझी, पंचायत में 11th शेड्यूल में पंचायत है, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता तो आगे डैश करके पंचायत लिख लो, उसके 29 विषय लिख लो पंचायत, ठीक है ना। अब लिखो 12th शेड्यूल, नीचे 11th के नीचे लिखो 12th शेड्यूल, लिखो म्युनिसिपैलिटी 18 सब्जेक्ट्स, लिखो 18 सब्जेक्ट। अब डैश करके लिख लो म्युनिसिपैलिटीज। क्लियर हो गए। हाँ, पंचायत की चर्चा कहाँ है, 11 शेड्यूल में। आर्टिकल कितने हैं, वो सब्जेक्ट कितने हैं, 29, और यही जाएंगे उसमें तो 12th शेड्यूल में क्या मिलेगा, म्युनिसिपैलिटीज। सब्जेक्ट कितने मिलेंगे, 18। 29 सब्जेक्ट पे पंचायतें काम कर सकती हैं, 18 सब्जेक्ट पर म्युनिसिपैलिटीज काम करता है। ठीक है बच्चा, हाँ। थोड़ा सा पीछे से इन लोगों को भी थोड़ा कंसीडर करके चल रहे हैं, थोड़ा हल्का, थोड़ा, है ना। तो इस कंसिडरेशन में सबसे पहले क्या आएगा बच्चा, देखो इसका एक क्रम है। अगर क्रम के हिसाब से चलें तो पंचायत का उदय कहाँ से हुआ वो मैंने जिक्र किया। पंचायत का उदय हुआ 1952 के कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से, राइट। और इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, 1922 गांधी जी के ग्राम स्वराज से। तो सबसे पहले इसी में क्रम बनाओ, लिखो 1922 ग्राम स्वराज, थोड़ा सा बना लो, 3-4 लाइन लिखो 1922, है ना। ये जो आपने, सुन लो, ये जो ऊपर आपने लिखा है, हम तो बड़ा डर के पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को। हमको इन बच्चों से भरोसा हमारा गड़बड़ कर दिया। हमको ऐसा लगता है कि बेटा आप लोग कम समझदार हो गए हो, मेरी बात को कम समझ रहे हो। हमको ऐसा लग रहा है कि जो आप लोग कम समझ रहे हो मेरी बात को, रिलेट नहीं कर पाते बात को। आपको ये फैक्ट लिखा दिया जाए तो आपको लगता है अच्छी पढ़ाई है, जबकि इस फैक्ट को कोरिलेट नहीं करेंगे तो ये अच्छी पढ़ाई नहीं मानी जाएगी। कोरिलेशन क्या है, अभी तक जो हमने हासिल किया, कब, 1992 में। 1992 में जो हमने हासिल किया उसकी हिस्ट्री भी तो है ना बच्चा। उसकी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, 1922 से। वैसे तो लॉर्ड रिपन की बात करोगे, वो लाया था, वो उसको हम छोड़ो। 1922 में क्या था, ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज को ग्राम स्वराज ही लिखना, विलेज इंडिपेंडेंस और ऐसे कुछ मत बना देना। ग्राम स्वराज डैश करके लिख लेना, बाई गांधी जी, या आगे लिख लो बाई गांधी जी, गांधी जी के द्वारा, है ना। ये कंसेप्ट कहाँ से आया, ये दिया गांधी जी ने, ठीक है।
फिर आगे अब अगला स्टेप हमने क्या बताया था, हमने ये कहा था कि बच्चा वो अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेज हमारी बात क्यों ससुरे सुनेंगे, वो तो जो मर्जी होगा करेंगे, हमें आज़ादी देते हैं, हम अपने ढंग का काम करेंगे। तो अब क्या किया आपने, लिखिए आगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बारी आएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, बनाना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखो आर्टिकल 40 ब्रैकेट में लिखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना। पंचायत की चर्चा कहाँ हुई, लिख लो, लिख लो पंचायत, वहीं पे लिख लो। पंचायत कहाँ दिखती है, 40 आर्टिकल में, 1950 में 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ, पंचायत यहाँ दिखती है, जो ग्राम स्वराज की दिशा में उठाया गया कदम था। उसके बाद लिखो 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 में क्या हुआ, उसमें यह हुआ चला, इसी दिन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। लिखो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किसके लिए था, लिख दो ग्रामीण विकास के लिए, हाँ, विलेज डेवलपमेंट के लिए था, ग्राम विकास के लिए। डैश करके लिख लो जो फेल, ये फेल हो गया, ओके, हाँ, ये चल नहीं पाया, जो उद्देश्य था जब नहीं मिलेगा तो फेल ही कहा जाएगा ना, फेल हो गया। इसके बाद लिखो 1956 डैश या डैश करके लिख लो, या ऐसा लिखो फॉर्म्ड बलवंत राय मेहता समिति, कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई, हैं, कब, 56 में। किस लिए बनाई गई चला, आपने जो 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सामुदायिक विकास है, वो फेल हो गया, तो उसी फेल क्यों हुआ, उसी को पता लगाने के लिए बनाई गई थी। बताए थे ना पहले, आपने कहा पढ़ा ही नहीं, हाँ। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेलियर के कारण इसको बनाया गया, ये पता करके बताएं क्यों फेल हुई है। लिख लो कमेटी फॉर द फेलियर ऑफ सीडीपी, फॉर द फेलियर ऑफ सीडीपी, सीडीपी के असफलता के लिए। सीडीपी मतलब, हाँ, ठीक है, सीडीपी बना दी, सीडीपी की फेलियर के लिए बना दी कमेटी। 50 से क्लियर हो गए, अब कनेक्शन जोड़ रहा है ना, कनेक्ट कर ले रहे हो ना, हाँ? ना बोलना, हाँ। 1957 आगे लिखो, दिस कमेटी इन इट्स रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड, रिपोर्ट प्रेजेंटेड, इस समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, कब, 7 में। लिखो रिकमेंडेशन, लिखो रिकमेंडेशंस, कुछ बोला होगा ना, हाँ, बोला, क्या बोला, पहला लिखो, क्या बोला, रिकमेंडेशन लिखो 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम, 3 लेवल होना चाहिए, गुड, गवर्नमेंट के 3 लेवल। आप गई हैं, ट्रेन में गई हैं कि नहीं, यही बवाल मचा था उस दिन, कौन कौन ट्रेन में नहीं गया अब तक, ट्रेन में कौन बैठा ही नहीं अब तक, सब लोग बैठे ना। तो 3 टीयर में 3 सीट होता ना, बस वही सिस्टम यहां पे। पहला, ग्राम पंचायत डैश करके लिखो द विलेज लेवल,
ग्राम पंचायत डैश करके लिखो ग्राम स्तर पर, एट लगा देते, एट द विलेज लेवल, तो क्लियर हो जाएगा, ग्राम स्तर पर। ठीक है, उसने पहला टीयर क्या बताया, ग्राम पंचायत बनाओ किस स्तर पे, विलेज लेवल पे। इतना तो जानते ही हो ना, गांव पंचायत होती है। हा? लिख लिया ये। हा? चलिए दूसरे लेवल में लिखिए, पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल। दूसरा 3 टीयर, पंचायत समिति एट ए ब्लॉक लेवल। तीसरा लिखिए जिला परिषद, जिला को जिला परिषद ही लिखना, ठीक है ना, जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। 3 टीयर समझ गए आप लोग। हाँ बेटा, 3 टीयर हो गया। लिखो, यह सिस्टम अब एग्जीक्यूट किया जाएगा ना, लिखो एग्जीक्यूशन, एक हेडिंग बनाओ, लागू किया गया। लिखो नागौर डिस्ट्रिक्ट, जिला नागौर, राजस्थान। से शुभारंभ लिख ले, से आरंभ लिख लो या शुभारंभ, नागौर से शुभारंभ। आरंभ का मतलब इनॉग्रेटेड लिख लो, वहां पे आरंभ किया गया। नीचे लिख लो या वहीं लिख लो, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, 59। ठीक है, लिखो इन द सेम ईयर, उसी साल में, आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। ये पंचायत संवैधानिक दर्जा पहुंचने से पहले की कहानी है। ठीक, अब लिखो अदर कमेटीज, अन्य समितियां, अन्य समितियां क्या बच्चा, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अन्य समितियां हैं। अगर नहीं समझ में लिख लो, रिलेटेड टू पंचायती राज व्यवस्था। अन्य समितियां, अब चूंकि हिंदी वाले लिख चुके हैं तो डैश करके लिख लो, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। ठीक, पहला लिखो अशोक मेहता कमेटी, (1977). ठीक है, इसकी एक बात लिख लो, इसने क्या कहा, लिखो 2 टीयर। उसने क्या कहा इसने बच्चा, समझ जाओगे ना, इससे 2 स्तर की बात कही, 2 टीयर नॉट 3 टीयर, है ना, 2 स्तरीय न कि 3 स्तरीय। पहला, लिखो जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला परिषद जिले स्तर पर, है ना, ये तो सेम हो गया, है ना, सेम टू सेम हो गया। बट लिखो मंडल पंचायत एट द लेवल ऑफ मंडल लेवल, एट द मंडल लेवल, मंडल पंचायत डैश करके लिखो मंडल स्तर पर। मंडल समझती हो बच्चा, जैसे गढ़वाल और कुमाऊं 2 मंडल हैं, एक जिले लेवल बना दो, एक मंडल लेवल बना दो। आगे चलो, आगे लिखो राव कमेटी, दूसरा राव कमेटी 1985। इसमें लिखो रेगुलर इलेक्शन, इसने कहा नियमित चुनाव, रेगुलर
इलेक्शन, बोला कि हर 5 साल में चुनाव करवा, होता नहीं था असल में। नेक्स्ट लिखिए SC/ST, या ऐसा लिखो रिजर्वेशन फॉर SC/ST एंड वुमेन। SC/ST और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात या रिकमेंडेशन, यह कभी भी एग्जाम में आप लिख रहे हो तो सबसे पहले पंचायत में अगर किसी ने रिजर्वेशन की बात कही है तो राव कमेटी ने कही है। आज SC/ST वुमेन का रिजर्वेशन है, आपको अगर मालूम हो तो। पंचायत में वुमेन को 50% रिजर्वेशन है और उसी के हिसाब से इनर कोड में SC/ST को भी रिजर्वेशन है। ठीक, तो ये किसने रिकमेंड किया था? 1985 में राव कमेटी ने। नेक्स्ट लिखो सिंघवी कमेटी। सिंघवी SINGHI होगा, सिंघवी GHVI, हाँ सिंघवी कमेटी। इसमें लिखोगे बच्चा लिखो फाइनेंशियली सेल्फ रिलियंट, फाइनेंशियली सेल्फ रिलियंट, वित्तीय साधनों में आत्मनिर्भर। इसने कहा कि पंचायतों को क्या होना चाहिए? वित्तीय साधनों में सेल्फ रिलियंट, सेल्फ मतलब निर्भर हो अपना, अब ताकि खर्चा वर्चा ठीक, जैसे आप ही लोग हैं, कुछ समय के बाद अगर अपनी सेल्फ कमाई नहीं होगी तो, है ना, तो यह होना पड़ेगा। ठीक है, आगे लिखें PK थुंगन कमेटी। PK थुंगन, थूकता बहुत रहा होगा ये, है ना। PK थुंगन कमेटी 1988 लिखो। लिखो एम्पावरमेंट एंड रिफॉर्म ऑफ पंचायती राज व्यवस्था, सशक्तिकरण और सुधार, पंचायतों का सशक्तिकरण और सुधार, समझ गया ना, इसके लिए ये रिकमेंड किया। आगे लिखें इसी में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल, रिकमेंडेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा के लिए सिफारिश। हाँ ठीक है, अगर आ जाए एग्जाम में कि संवैधानिक दर्जा पंचायत को देने की किसने सिफारिश की थी, तो वह है PK थुंगन कमेटी। कब की है? 1988 की है। इसमें क्या हुआ है बच्चा, ये तब आपको याद आना चाहिए कि उस दौरान राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। याद कहाँ से आएगा, हाँ उस समय तो तुम थे ही नहीं हैं। 88 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। PK थुंगन साहब ने ये कहा कि भैया इसको जो है संवैधानिक रूप से शक्तिशाली बनाया जाए, इसका स्थान मजबूत किया जाए, ठीक है ना। लेकिन इसमें टेक्निकल इशू क्या हुए थे, एक लिख लीजिए, लिखें बिल कुड नॉट बी पास्ड, एक लाइन लिख लीजिए, बिल कुड नॉट बी पास्ड टू लैक ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट इन द राज्यसभा, इन द राज्यसभा। इसमें लिखो राज्यसभा में बहुमत का समर्थन न होने के कारण विधेयक पारित न हो सका। राज्यसभा में बहुमत का समर्थन न होने के कारण विधेयक पारित न हो सका। ठीक है, ये बच्चा स्पेशल प्रोविजन में आते हैं, है ना। एक होता है सिंपल प्रोविजन, एक होता है स्पेशल प्रोविजन, प्लस आधे राज्यों का समर्थन, ठीक है ना। स्पेशल प्रोविजन का मतलब पहले तो अलग अलग सदन जो हैं, असेंबली, राज्यसभा, लोकसभा 2/3 मेजॉरिटी से इसको अप्रूवल दे।
2/3 मेजॉरिटी से अप्रूवल देगी, फिर उसके बाद आधे राज्य उसको सपोर्ट करेंगे या वो भी अप्रूव करें, समर्थन देंगे, तब जाके ये कानून बनेगा, ये वैधानिक होगा। जैसे यूसीसी है ना, यूसीसी एक स्पेशल प्रोविजन है, हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी यूसीसी के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। 2/3 मेजॉरिटी के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, यानी 3 बार अगर पार्लियामेंटियन को 3 हिस्सों पर रखिए तो 2 हिस्से की मेजॉरिटी होनी चाहिए, तो 2/3 मेजॉरिटी, यानी 100 में 67 लोग आपके पक्ष में हों, ठीक है ना, तब जाकर के ये बात बनेगी। और राज्यसभा में भी यही हो, तो जनरली राज्यसभा में तो किसी का ठीक से बहुमत नहीं मिल पाता, कभी कभी 2/3 तो छोड़ दीजिए। क्लियर हो गए, ये बात आप समझ गए ना। राजीव गांधी ने यह प्रयास किया था, तब अगर संविधान संशोधन उस समय होता ना बच्चा, तो पंचायती राज के लिए 64वां होता नंबर, 64, क्योंकि 88 का मामला था ना ये। और बाद में कब हुआ संवैधानिक दर्जा, कब दिया गया, 92 में। तो ये 73वां 74वां, ये 64वां और 65वां था, 64 एंड 65 होता 4 साल पहले, ठीक है। उसके बाद 1 साल के बाद इलेक्शन था, तो राजीव गांधी हार गए थे चुनाव, फिर ऐसे बीपी सिंह आए, चंद्रशेखर, ऐसे चल रहा था ऐसा, वहां जाना नहीं है हमको। अब आप 74 संविधान संशोधन इसके बाद आएगा, तो जो पहले आपने लिखा तो उसके पहले का ये इतिहास है, तब वो मिला आपको। अब क्लियर हो गए, पहुंच गए ना आप, 88 तक आ गए ना। उसके बाद अगला कदम क्या था, 73 74, समझे, अगला कदम। अब अगला कदम इसके बाद क्या होगा, लिखो, जब सुन लो, जब 3 स्तर का हो गया, 73 74, अब आप पा गए, अब इसके बीच में कोई इतिहास नहीं है, हमने क्रम से पूरा बता दिया, अब इसमें अलग से कुछ नहीं है कहीं पर भी, इतना भी दिमाग में आपको रखना है, ठीक। 73 अमेंडमेंट के साथ लिखो 73वें 74वें संविधान, आफ्टर 73 74 अमेंडमेंट, 73वें 74वें संविधान संशोधन के बाद, है ना, फर्स्ट इलेक्शन, पहला चुनाव, डैश करके लिखना मध्य प्रदेश। क्लियर हुए, हाँ, 1993, ठीक है। एंड दूसरे में लिखो, आफ्टर अप्रॉक्स 10 ईयर, डैश करके लिखो इलेक्शन, ब्रैकेट में लिखो बिहार उड़ीसा। कुछ क्लियर हुए, लगभग 10 साल तक बच्चा इस अमेंडमेंट के बाद भी बिहार ने चुनाव नहीं कराया। अटल जी ने दबाव डाला कि अगर आप चुनाव नहीं कराएंगे तो जो सेंट्रल से आपको सहायता दी जाती है वो रोक लेंगे। लालू जी की सरकार थी, बाद में फिर चुनाव कराए, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब लिखो द पंचायत सिस्टम, लिखो पंचायती राज सिस्टम, लिखो आर्टिकल से, लिखो आर्टिकल 243A,
डैश करके लिखो। द स्टेट लेजिस्लेचर हैज बीन एम्पावर्ड टू मेक लॉज फॉर विलेज पंचायत। राज्य विधानमंडल ग्राम पंचायत के गठन और उसकी शक्तियों के लिए कानून बनाने का अधिकार रखता है। अगर ये कंसेप्ट थोड़ा सा और बनाना हो तो ऐसा लिखो, लेजिस्लेचर हैज बीन एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑफ पंचायत एंड दियर पावर एंड फंक्शन कर लो आगे, एंड दियर पावर एंड फंक्शन। ठीक है, कौन बनाएगा? हाँ, कौन देगा कानून रूल? स्टेट। कहां से देगा? कनेक्ट करो संविधान में, कहां से देगा वो? कहां है उसको पावर? 243A में है, हैं? लेकिन यह क्यों, राज्य क्यों, कहां से देता है वो? अरे इसको कनेक्ट कर आर्टिकल 40 से। 40 क्या बोला मैंने? ड्यूटी ऑफ स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? आर्टिकल 45 में लिखा है, क्या लिखा है? बच्चों के लिए स्कूल बनाता है कि नहीं वो? आर्टिकल 21A में जाएंगे तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है कि नहीं? हाँ, तो शिक्षा लेने का अधिकार पाएंगे कहां से यार? आपने हॉस्पिटल का राइट तो हमको दे दिया कि बीमार में आप इलाज करा लीजिए हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल वह कौन बनाएगा राजू? हॉस्पिटल भी तो जाके सरकारी बनाएगी, राज्य सरकार। इधर राइट टू एजुकेशन दिया लेकिन उधर स्कूल ही नहीं है, तो राइट टू एजुकेशन खोखला रह जाएगा। स्कूल देगा आर्टिकल 45 में, निःशुल्क शिक्षा देगा। आर्टिकल 44 बगल में जस्ट ऊपर चलो, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ड्राफ्ट सुने नहीं, उत्तराखंड सरकार ने तैयार किया है। पहले इसको सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लाए मूर्त, उसके बाद हर स्टेट अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्रूव कर देंगे। पंचायती राज व्यवस्था को स्टेट एम्पावर करता, रूल देता है, यही लिखा ना आपने। ये किसमें है? आर्टिकल 243A में। और इसका कनेक्टिविटी किससे है? आर्टिकल 40 से। और आर्टिकल 40 ड्यूटी ऑफ स्टेट, उत्तराखंड सरकार की ड्यूटी। क्लियर हुए? आर्टिकल लिखो 243G, 243H लिखो, 243G, 243H। ये क्या करोगे? हमने किताब बताया है ना, बताया ना किताब। जो हमने पहला हेडिंग बताया पंचायत, मेरी बात को समझते जाओ, कुछ काम खुद करते जाओ, बहुत आसान हो जाएगा। पंचायती राज सिस्टम की हेडिंग है। इस हेडिंग में 3 आर्टिकल पढ़ने हैं। फर्स्ट 243A, सेकेंड 243G, थर्ड 243H। ए हमने बता दिया, जी और एच तुम जा करके किताब में जाओगे तो एक लाइन में जो लिखा है वही यहां लिख लेना। आया समझ में? हाँ, अरे यार जीएच में लिखा होगा ना कुछ, यहां उतार लेना, पढ़ लेना। और लिखा क्या होगा? जैसे एच में लिखा होगा ग्रांट वगैरह देना, पैसा वैसा तो देगा ना, तो ये सब वहां लिखा मिल जाएगा। थोड़ा और डिटेल पढ़ लेना। तो ये यहाँ के लिए यहाँ छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, इतना तो कर लेंगे। क्यों प्रभु? आशीष बाबू, हाँ कर लेंगे ना? दूसरा लिखो, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, है ना? या नहीं समझ में आया हो तो आप लिख करके लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। गठन और संरचना पंचायत का, पंचायत का गठन और संरचना। सुनो बच्चा,
अब यहां लिखोगे आर्टिकल 243B। सुनो, 243B में जाओगे तो गठन मिलेगा। गठन कैसे हुआ है? बलवंत राय मेहता ने कितना टीयर बताया? उसका यही मिलता है। यहां लिख लो 3 टीयर। ठीक है, 3 टीयर पे गठित होगी ना। गठन कैसा होगा? प्रोविजन क्या है? 3 टीयर। ठीक, एक तो 3 टीयर सिस्टम होगा, लिख लिया 3 टीयर सिस्टम, नंबर 1। नंबर 2 लिखो, लिखो 20 लाख पॉपुलेशन, 20 लाख। लाइन बदल के लिखा कर, उसी में लिख रही है क्या तुम? हाँ, नीचे लिखा कर, हमेशा पन्ना ना बचा। 20 लाख पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, लेस देन लगा लेते बेटा, तो लेस 20 लाख कर लेते। मतलब 20 लाख से अगर स्टेट की पॉपुलेशन कम है ना, तो लिख लो इसमें डैश करके, नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द इंटरमीडिएट लेवल। नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द इंटरमीडिएट लेवल, इसका मतलब मध्यवर्ती स्तर गठित नहीं होगा। क्लियर? क्या क्लियर? क्लियर ये हुआ बेटा कि अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो यहां 2 टीयर ही होंगे। अर्थात क्या हुए? 2 टीयर। फर्स्ट टीयर क्या होगा? ग्राम पंचायत, और दूसरा, बीच वाला गायब हो जाएगा। 20 लाख। और किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है क्या? उत्तराखंड में हरिद्वार, देहरादून में ही चले जाओ, 20 लाख लोग मिल जाएंगे। एक जिले में 20 लाख, 45, 50, 55 लाख, 50 लाख तो लखनऊ की पॉपुलेशन होगी। ये जमाने पहले की बात थी, वैसा कुछ है नहीं। इसका मतलब 3 टीयर। बट आपको जानना है कि अगर 20 लाख से स्टेट में पॉपुलेशन कम है तो वहां पर मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट जो लेवल है वो नहीं होगा। मध्यवर्ती आप समझ गए 3 लेवल में कौन सा आता है। क्लियर? नेक्स्ट लिखो, लिखो मेंबर्स shall be all the person whose member कर सकते हैं। चलो लिख लो, shall be all the person registered in the electoral roll, या सूची कर लो, रोल ऑफ पंचायत एरिया। क्लियर हुए कि नहीं? इसका मतलब है कि इसके जो सदस्य हैं वो पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होंगे। सभी व्यक्ति दर्ज होंगे, लड़ने वाला भी दर्ज होगा और वोट देने वाला भी दर्ज होगा। यानी उस ग्राम क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति वोट नहीं दे सकता, देगा वही जो दर्ज होगा वहां। लोकसभा, विधानसभा में तो कहीं का भी कहीं आदमी खड़ा हो जाता है, लेकिन पंचायत में उसी इलाके का वोटर में दर्ज व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा। ठीक है, तो गठन और संरचना आप समझ गए इस तरीके से, है ना? हाँ, क्लियर हो गए? नेक्स्ट लिखो, 243C, उसी में अभी सी का सी है, बी बताया ना, सी क्या है? लिखो, प्रोविजन ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना का उपबंध। इससे जुड़ा कानून बनाएगा। लिखो, रिलेटेड लॉ बाय स्टेट, संबंधित कानून राज्य द्वारा। संरचना से जुड़ा कानून कौन बनाएगा बच्चा? स्टेट बनाएगा। ये कहां लिखा है? 243C में लिखा है। आगे लिखो, आगे लिखो, लिखिए। जैसे हम वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो एक पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है शुड बी कंसिडरेबल। मतलब स्टेट जो है ये भी ध्यान देगी
कि किसी गांव में 25 लोग, किसी में 75, 500 लोग ना हो, प्रपोर्शन को भी कैरी करेंगे। लिखो कैरी पॉपुलेशन प्रपोर्शन, एक प्रकार से जनसंख्या अनुपात को निश्चित करना, कर लो, लिखो हिंदी वाले। हाँ, मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा, कहीं पे कम नहीं कर सकते। इसीलिए देखे होंगे कि कोई एक गांव में मान लो 2000 लोग हैं, उसका ग्राम पंचायत, कहीं कहीं देखे होंगे 4-5 गांव मिल के एक ग्राम पंचायत होती है। अब किसी में 10 ही लोग हैं, किसी में 50 लोग, ऐसे करता है ना। ठीक है, तो ये सी में मिलेगा। आगे लिखो, अब एक हेडिंग बनाओ, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन, रिजर्वेशन डैश करके लिखो, प्रपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन। ठीक है, प्रपोर्शन टू दियर पॉपुलेशन, है ना। डैश करके लिख लो SC ST, आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, किसको? SC ST, जितनी जनसंख्या उतना दे देंगे। ठीक है, आगे लिखो, टोटल सीट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन, टोटल सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन ईच पंचायत, to each panchayat shall be reserved for women. Shall be reserved for women, डैश करके लिख लो 1/3। इसका मतलब है कि महिला, लिखो प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से भरे जाने वाले महिलाओं की आरक्षित संख्या, आरक्षित अनुपात, डैश करके लिखो 33%। करंटली, लिखो करंटली दिस रिजर्वेशन इज 50%। समझ गए नहीं? वर्तमान में यह आरक्षण 50% है। ठीक है ना। ध्यान रखना बच्चा, OBC या बैकवर्ड क्लासेस को पंचायत में रिजर्वेशन नहीं है, कहीं पे नहीं है, नौकरी को छोड़ के। हाँ, क्या बोल रही थी, क्यों नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है? अच्छा, जरूरी है क्या? कुछ नहीं है, लेकिन अगर रिजर्वेशन देना हो तो कौन रूल बनाएगा? गुड, लिखो एक लाइन, the state legislature can make rule for reservation of panchayat या for पंचायत, पंचायत के लिए रिजर्वेशन ऑफ पंचायत फॉर बैकवर्ड क्लासेस लिखना। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की बात, आरक्षण का नियम राज्य सरकार बना सकती, राज्य बना सकती। ठीक हो गया है। अब अगली हेडिंग बनाओ, टेनोर लिखो, टेनोर, टर्म या टेनोर लिख लो। आर्टिकल 243E, और हिंदी वाले भी लिख रहे हो ना सब लोग? हाँ, लिख रहे हो ना? कितना साल होगा बच्चा? लिख ले 5 ईयर। 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग। समझ गए ना? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, पहली बैठक से, पहली बैठक जब होगी तब से 5 साल काउंट डाउन हो जाएगा। इलेक्शन से नहीं, जैसे आज चुनाव हुआ, डिक्लेयर हो गया कि संभावी जो है ना, क्या नाम है तुम्हारा? संभावी, संभावना इसका भी नाम बदलना पड़ेगा यार, संभावी, है ना? सही लिया नाम? सही ले रहा हूं ना? संभावी,
जिन लोगों का नाम कठिन होगा यहाँ एक स्लेट लगवाएं अपनी, है ना, अपनी अपनी स्लेट लगाएं। शांभवी मान लो इन्होंने अपने गांव का पंचायत जीत गई चुनाव, ठीक है ना, तो ये 5 साल तक ऐसे नहीं कि डिक्लेयर होते ही ये आ गई 5 साल। जिस दिन ये मीटिंग करेगी पहला, और मिश्रा अंकल जरा इधर बैठो, शुक्ला जी कहाँ गए, ये सब कर लेगी जब, उसके बाद 5 साल शुरू होगा, ठीक है ना। आगे लिखिए, लिखो लिखो इफ द पंचायत इज डिसॉल्व्ड इन द मिडिल, यदि पंचायत बीच में भंग की जाती है, देन इट इज मैंडेटरी टू कंडक्ट, then it is mandatory to conduct its election within 6 months, है ना। यदि भंग की जाती है तो उसका चुनाव 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य है। क्यों? अगर 6 माह में चुनाव, माना 2 साल सरकार चली, पंचायत चला 2 साल, उसके बाद वो डिसॉल्व हो गई किसी कारण से, फिर इलेक्शन हुआ, 6 महीने के अंदर कराना है। अब वो इलेक्शन के बाद वो कितने समय तक चलेगी, वो पंचायत का गठन कितने समय तक वो पंचायत व्यवस्था रहेगी, प्रश्न नहीं। 5 साल का टेन्योर है पंचायत का, भी लिखे ना तुम, कितने साल का कार्यकाल है उसका, 5 साल, लेकिन 2 साल में वो खत्म हो गई, लेकिन 6 महीने के भीतर आप इलेक्ट कर लिए, तो 2 साल मान लो भंग हो गई, 6 महीने में इलेक्ट कर लिए, 2.5 साल निकल गए। और चुनाव कब होना था उसका, 5 साल में, अब 2.5 साल बचा, तो ये 2.5 साल तक रहेगी या पूरे 5 साल आगे चलेगी। हाँ, अगर कोई मिडिल इलेक्शन होता है, मध्यवर्ती जिसको चुनाव बोलते हैं, तो उसमें उतना ही समय के लिए जितने समय का टेन्योर बचा है। इलेक्शन होता है तो 5 साल के लिए। ये था मध्यवर्ती चुनाव, बीच में जो चुनाव, ये चाहे लोकसभा हो तब भी, लोकसभा में भी ऐसा होता है, खाली सीट हो गई, कोई किसी का देहांत हो गया, कोई इस्तीफा दे दिया, कुछ और लफड़ा हो गया, तो उसमें जब चुनाव होता है तो वो चुनाव में इलेक्ट होता कंप्लीटली, बट रहेगा उसी टेन्योर तक जो बचा हुआ, इसको इसलिए मध्यवर्ती इलेक्शन बोलते हैं। पंचायत डिसॉल्व होने का तरीका ये है कि उसके खिलाफ जो ग्राम मेंबर्स वगैरह नहीं हैं, या तो उनका विश्वास खो दे वो, नंबर 1, नंबर 2, या इरेगुलरिटी कर रही हो और गवर्नमेंट उसको उठाकर स्टेट गवर्नमेंट खत्म कर दे उस क्षेत्र को, इरेगुलरिटी। आपने देखे होंगे वार्ड टाइप के छोटे छोटे मेंबर्स भी होते हैं, हाँ जो छोटे, उनका अगर विश्वास नहीं है, या गवर्नमेंट ने देखा कि ये क्षेत्र विशेष की पंचायत इरेगुलर बहुत है, शिकायतें बहुत है, समस्या बहुत है, करप्शन बहुत, जो भी रीजन, डिसॉल्व। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा, इसको लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, कि बची हुई अवधि तक ही रहेगी, हाँ समझ गया है ना। हाँ, योग्यता लिखिए, एलिजिबिलिटी 243F में लिखा है, ये 243F में लिखा है इसकी एलिजिबिलिटी की बात। क्या है एलिजिबिलिटी, लिखो एज ऑफ 21 ईयर, 21 साल की आयु है, लिखो आगे, अदर क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर shall be eligible to elected, shall be elected to be elected as a member of the panchayat, shall be eligible to be elected as a member of the panchayat, ठीक है, elected as a member of the panchayat। लिखो, राज्य का विधान मंडल सदस्य निर्वाचित होने की अन्य योग्यता रखता हो,
राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित होने की अन्य योग्यता रखता हो, पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होगा। लेकिन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होगा। लिखो, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, डैश करके लिखो, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, कैन मेक लॉ। लिखो, अयोग्यता की विधि राज्य बना सकती है, बस हिंदी में ये लिखो, अयोग्यता की विधि राज्य बना सकती है। आगे कल इसका फंक्शन बताएंगे।